डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसे हम साइंस ऑफ ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आप सभी लोगों ने अगर कभी पेड़ के कटे हुए हिस्से देखे होंगे तो आपने उसमें ट्री रिंग्स देखी होंगी। राउंड राउंड गोल गोल रिंग्स होती हैं सेंटर से बाहर की तरफ। इन्हीं रिंग्स के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ये जो ट्री रिंग्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं क्लाइमेट के बारे में। इसके अलावा भी जो ये ट्री रिंग्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारी दूसरी साइंसेज हैं उनमें होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कशन करें। तो आपकी जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिससे डेंड्रोक्रोनोलॉजी को लिया गया है। और ये जो एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर डेंड्रोक्रोनोलॉजी बना है। सबसे पहला है डेंड्रॉन, जिसका मतलब होता है ट्री लिम, यानी ट्री का हिस्सा। उसके अलावा आपका दूसरा जो मीनिंग है वो क्रोनोस है। क्रोनोस जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसका मतलब होता है टाइम। और जो लॉगिया है इसका मतलब क्या होता है? स्टडी या डिस्कोर्स। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस तरीके से 3 शब्द से मिलके बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? इस ट्री रिंग डेटिंग साइंस। ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं जो ट्री रिंग्स हैं उनको डेट करते हैं। ये जो ट्री रिंग्स हैं इनको हम ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। यानी ट्री रिंग्स को क्या जाता है? ग्रोथ रिंग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि हर साल एक नई जो ट्री रिंग है वो ट्री में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये जो ट्री रिंग्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है, यानी बारिश कैसी हो रही है, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, सॉइल कैसा है, सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, इकोलॉजी इकोसिस्टम आसपास का कैसा है। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि जो ग्रोथ रिंग है वो किस तरीके की बनेगी। तो ये जो ग्रोथ रिंग है ये सारी जो ये क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन है अपने साथ क्या करती हैं? लेके चलती हैं। तो अगर आप इसे साइंटिफिकली स्टडी करें तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट है पास्ट का वो कैसा रहा है। अगर कोई पेड़ 100 साल पुराना है तो आप पास्ट के 100 साल के जो क्लाइमेट है उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी के मेथड से आप उसे डेट कर सकते हैं, यानी उसे आप समझ सकते हैं कि लास्ट के 100 साल का क्लाइमेट कैसा रहा हो। अब ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी की शुरुआत है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हुए A.E. डगलस। वो सन स्पॉट्स जो हैं उनकी स्टडी करना चाहते थे। उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया। आप समझिएगा किस तरीके से इस्तेमाल किया। वो ये मान रहे थे कि जो आपके सन स्पॉट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि सन स्पॉट्स की 11 साल की साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें वो सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम में पहुंचता है। तो इस 11 साल की सन स्पॉट्स की साइकिल में जो सन स्पॉट्स हैं वो सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम पहुंचते हैं। और इस समय डगलस साहब मानते थे कि ये जो सन स्पॉट्स हैं ये क्या करते हैं? पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जैसे ही ये जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करेंगे तो आपके जो ट्री रिंग्स हैं ये इनकी अगर आप स्टडी करें तो आप इस 11 साल का जो पैटर्न है, यानी जो सन स्पॉट्स का पैटर्न है, उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यानी सन स्पॉट्स की स्टडी करने के लिए उन्होंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया। आगे चल के उन्होंने एक ट्री रिंग रिसर्च लैब भी बनाई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, जो अभी भी काम कर रही है। ट्री क्या करता है? अपने बार्क के पास हर साल एक नई जो लेयर है उसे ऐड कर देता है, ठीक है। यानी अगर किसी ट्री में 10 रिंग्स हैं तो मतलब ट्री कितना पुराना है? 10 साल पुराना है। और सबसे बाहरी रिंग है बिल्कुल बार्क के पास, वो सब क्या है? सबसे नया रिंग है। और जो सेंटर में रिंग है वो क्या है? सबसे ओल्ड रिंग है। तो इस तरीके से ट्री क्या करते हैं? हर साल एक रिंग को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये जो जो रिंग है, एक रिंग किसको दिखाती है? 1 साल को दिखाती है। और जितनी रिंग्स होंगी आप अगर उन्हें कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उस ट्री की जो लाइफ है वो कितनी पुरानी है। इस तरीके से लगभग हम पिछले 12-13 हजार साल की जो क्लाइमेट हिस्ट्री है उसे आसानी से क्या करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के थ्रू उसे डेट कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ट्री रिंग्स का। एक बहुत पुराना पेड़ है। इसकी जो ये पेड़ जो है वो 1527 में ये लगा था। उसके बाद देखिए इसमें नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ये बढ़ती चली जा रही है और समय के साथ एज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये जो आपके रिंग्स हैं, ये रिंग्स जो है वो आपकी ट्री रिंग्स कहलाती हैं। एक रिंग अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो व्हाइट है और दूसरा हिस्सा क्या है? डार्क है। हर एक रिंग जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट एंड डार्क पार्ट, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप इस इमेज को याद रखिएगा। ये जो आपकी एक रिंग है इसमें एक डार्क पार्ट है और एक क्या है? लाइट पार्ट है। इनको मिला के जो एक रिंग है वो बनती है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 साल को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टी के 2 पार्ट हैं, एक लाइट पार्ट और दूसरे डार्क। जो इसका लाइट पार्ट है इसे अर्ली वुड भी कहते हैं और जो इसका डार्क पार्ट है उसे क्या कहते हैं? लेट वुड भी कहते हैं। याद रखिएगा अर्ली वुड जो है वो उस मौसम को दिखा रही है जिस मौसम में बारिश की मात्रा क्या है? ज्यादा है, रेनफॉल क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। और डार्क वुड या लेट वुड उस पार्ट को दिखाता है साल के जब बारिश की मात्रा क्या है? कम है, या तो ड्रॉट की कंडीशन है, या तो नमी जो है वो बहुत कम है। अगर बर्फ भी है तो नमी क्या होगी? कम होगी। तो जो डार्क वुड है वो किसको दिखाएगा?
नमी की कमी को दिखाएगा, चाहे बारिश ना हो रही हो, चाहे बहुत ज्यादा क्या हो, ठंडक हो। तो इस तरीके से जो अर्ली वुड है वहाँ यानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, और लेट वुड में मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। अब ये जो आपकी एक रिंग है, ये इसमें एक रिंग का एक लाइट पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा, डार्क पार्ट होगा। अब जो लाइट पार्ट है यानी उसमें जो सॉइल में जो वाटर है उसकी उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जो डार्क पार्ट है उसमें सॉइल की मात्रा क्या है, सॉइल मॉइस्चर की मात्रा क्या है, कम है, सॉइल वाटर की मात्रा क्या है, कम है। तो जब सॉइल में मॉइस्चर या वाटर की मात्रा कम होगी तो जो आपकी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, थिक वॉल्ड होंगी और मोर डेंस होंगी, तो उनका अपीयरेंस कैसा आएगा, डार्क अपीयरेंस इनका आएगा। और जो आपकी अर्ली वुड होंगी जिसमें बारिश बहुत ज्यादा है, सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो अर्ली वुड किस कलर की होगी, आपकी डार्क कलर की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो ट्री रिंग्स है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम अर्ली वुड कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, डार्क वुड। इसी तरह आप देखिए, ये आपको एक ये स्कार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्कार है इसे हम क्या कहते हैं, ये फॉरेस्ट फायर की वजह से है। तो जंगलों में जब आग लगती है तो इस तरह के जो स्कार्स हैं वो बन जाते हैं। तो जब आप स्टडी करना चाहते हैं क्लाइमेट की, तो आप टेम्परेचर, मॉइस्चर और बाकी चीजों की स्टडी कर ही सकते हैं, साथ में जो फॉरेस्ट फायर के केसेस है उनकी भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। किसी फॉरेस्ट में अगर मान लीजिए कि आपको फॉरेस्ट फायर की स्टडी करनी है, तो आप कुछ पेड़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको काफी पुराने पेड़ मिल गए जिनकी एज जो है वो 100 साल या उससे ज्यादा है, तो उनके कोर को आप निकालेंगे, उनसे ट्री रिंग्स आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी स्टडी करेंगे और आप स्टडी करके बता सकते हैं कि ये जो जंगल है उसमें कितनी बार फॉरेस्ट फायर की घटना घटी है। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हैं ये क्या कर रही हैं, इनके नंबर जो है वो बढ़े हुए हैं। तो अगर आप पेड़ों की स्टडी करेंगे तो इस बात को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं कि रिसेंट ईयर में फॉरेस्ट फायर के जो केसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट फायर में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्री रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, ये क्लाइमेट रिकॉर्ड, जो सबसे अच्छा जो क्लाइमेट रिकॉर्ड है वो आपको इन ट्री रिंग्स में मिल जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा समय शुरू हुआ जब लंबे समय तक क्या आया, सूखा था, ड्राई कंडीशंस थी बहुत ज्यादा। तो जब ड्राई कंडीशंस थी, जो जो तो पेड़ की जो रिंग्स हैं वो पतली पतली होंगी, डार्क कलर की होंगी और पास पास प्लेस्ड होंगी। लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या सिग्निफिकेंट बारिश हो रही है, नमी बहुत ज्यादा है सॉइल में, तो ट्री रिंग्स मोटी मोटी होंगी और दूर दूर स्पेस्ड होंगी। इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया था। अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो रिंग्स क्या हैं, बहुत पास पास प्लेस्ड हैं। तो ये जो पास पास रिंग्स है, मतलब हमारा कंडीशन कैसा था, ड्रॉट कंडीशन था। तो बेसिकली ये 16th सेंचुरी का जो मेगा ड्रॉट है वो इस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 16th सेंचुरी के आसपास ये ड्रॉट पड़ा था। वहीं अगर आप यहाँ देखिए 1527 के आसपास और ये एरिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, ट्री रिंग्स क्या है, बहुत दूर दूर हैं। यानी कंडीशंस की थी बहुत अच्छी थी और बारिश, सिग्निफिकेंट बारिश जो है वो इस समय हो रही थी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने पास क्लाइमेट को क्या कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं। आप एक एक करके इस लेयर को स्टडी करिए, इसको आप नंबर दे दीजिए, इसको एयर से रिप्रेजेंट कर लीजिए और ये देख लीजिए कि हर साल जो ट्री रिंग है उसका साइज क्या है, जिस साइज से आप ये अनुमान आसानी से लगा लेंगे कि उस समय का क्लाइमेट कैसा रहा होगा, कम से कम रेनफॉल कितनी रही होगी। इन्हीं जो रिंग्स हैं इनमें बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। इन आइसोटोप्स की स्टडी करके आप दूसरे जो कंक्लूजन्स हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो आपका जो पास्ट क्लाइमेट है उसे आसानी से इस ट्री रिंग से क्या कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आपको पुराने पेड़ अगर मिल जाएं, तो अगर आपको पुराने पेड़ नहीं मिलेंगे किसी एरिया में तो आप ज्यादा पुराने जो पास्ट है उसको बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अब ये जो आपकी ट्री रिंग की जो आपकी लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ड्राई कंडीशंस जो हैं और जो भी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ट्री रिंग्स के इस्तेमाल हम बेसिकली हरिकेन्स को समझने के लिए भी कर सकते हैं। एक खास तरह का आइसोटोप होता है जिसे 18O आइसोटोप कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है जिसे 18th आइसोटोप कहा जाता है ऑक्सीजन का। ये जो आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स उन ट्री रिंग्स में इनकी मात्रा कम होती है जब आपके हरिकेन्स आए हों। तो हरिकेन्स जिस जिस साल आएंगे उस साल की जो ट्री रिंग्स होगी उसमें 18O आइसोटोप जो होगा उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा आपकी कम होगी। तो आप क्या करिए, इन रिंग्स को ले लीजिए, इनके सैंपल्स को लीजिए, इनके सैंपल्स की आप स्टडी करिए, केमिकल स्टडी करिए और इसके अगर आप 18 ऑक्सीजन आइसोटोप को आप अलग कर पाए तो उनकी क्वांटिटी को आप देख लीजिए कि उनकी क्वांटिटी क्या है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि किस साल आपका हरिकेन आया था या नहीं आया था। बेसिकली अगर याद हो तो साइक्लोन्स को ही हम क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन के जो आसपास के देश हैं, अमेरिका और आसपास के देश, उन्हें वहां हम क्या कहते हैं,
हैरिकेन्स कहते हैं, ठीक है। इंडिया में हम लोग साइक्लोन कहते हैं, साउथ चाइना सी में उसे क्या कहा जाता है, उसे टाइफून्स कहा जाता है। तो बेसिकली साइक्लोन्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो आप ट्री रिंग्स की मदद से साइक्लोन्स की स्टडी कर सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 500 साल पुराना पेड़ मिल गया, तो आप उससे ये स्टडी कर सकते हैं कि 500 साल में किस किस साल जो हरिकेन्स हैं वो हरिकेन्स क्या है आए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये इसको समझ सकते हैं कि आपके पास जो हरिकेन्स हैं वो क्या हैं, और फिर आप हरिकेन्स के ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं कि हरिकेन्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं समय के साथ या घट रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो ये ट्री रिंग मेथड है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको किसी भी ट्री के रिंग को पढ़ने के लिए उस ट्री को काटने की जरूरत नहीं होती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ट्री इंक्रीमेंट बोरर कहते हैं। तो जो ट्री इंक्रीमेंट बोरर है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप क्या करते हैं, ट्री से एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है, कोर है ट्री का, वो निकालते हैं। ये कोर ठीक वैसा ही कोर होता है जैसा कि आइस कोर ड्रिलिंग में होता है। क्लाइमेट चेंज जब आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको आइस कोर ड्रिलिंग के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम आइस में कोर करते हैं, ड्रिल करते हैं, और इस आइस कोर को निकालते हैं, और हर एक साल की एक लेयर होती है बर्फ की, आप उनकी स्टडी करके आप पास्ट क्लाइमेट के बारे में क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सिमिलरली आप ट्री में भी क्या करते हैं, आप बोर करते हैं और आप एक कोर निकालते हैं, और इस कोर की स्टडी से आप बता सकते हैं कि पास का क्लाइमेट कैसा रहा होगा। तो ये जो ट्री इंक्रीमेंट बोरर है, एक बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए, ये एक इसमें जो आप रॉड जैसा देख रहे हैं, इसके बीच में छेद है बेसिकली, ठीक है, ये हॉलो है अंदर से। आप इसको ट्री में डालते हैं और अंदर आप क्या करते हैं, इसे गोल गोल घुमा के, आप हाथ से ही आसानी से ये हो जाता है, आप ट्री के अंदर आप क्या कर देते हैं, इसे बोर कर देते हैं। बोर करने के बाद ट्री का जो हिस्सा है वो इसके बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है। फिर ये एक एक्सट्रैक्टर है, इस एक्सट्रैक्टर को आप यहाँ से अंदर डालते हैं, और अंदर डालने के बाद आप उसे घुमा के आप उसे खींच लेते हैं। जब आप एक्सट्रैक्टर को वापस खींचते हैं तो इस तरह का जो एक कोर है वो निकलता है। इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ट्री कोर कहते हैं। अब देखिए कि जिस साल आपका जो क्लाइमेट है वो अच्छा है, खूब सारी बारिश हुई है, वहां पे देखिए डिस्टेंस जो है रिंग्स के बीच में वो क्या है, ज्यादा है। और जिस साल बारिश कम हुई है, देखिए डिस्टेंस रिंग्स के बीच में क्या है, कम है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये बोर्स जो हैं, आप जो कोर्स हैं, इन कोर्स को निकाल सकते हैं, और कोर्स को निकाल के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्री इंक्रीमेंट बोर जो है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ट्री से कोर निकालते हैं और उन कोर की स्टडी हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप किसी एरिया में आप ये इसको बोर करते हैं, तो आप कई पेड़ों से कोर को निकालते हैं, और फिर एक जनरलाइज जो प्रेडिक्शन है वो कई ट्रीज जो है उनको लेके करते हैं। दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जब भी आप ट्री को सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा हम उन ट्रीज को सेलेक्ट करते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम के मार्जिन्स में हो, कोने में हो। जैसे एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में अगर आप क्लाइमेट चेंज की स्टडी या क्लाइमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो आमतौर पे आप उन पेड़ को चुनते हैं जो फॉरेस्ट की बाउंड्री पे हो, ना कि बीच में हो। फॉरेस्ट की बाउंड्री वाले पेड़ अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट की बाउंड्री होगी या किसी भी इकोसिस्टम की बाउंड्री होगी, वहां पे जो चेंजेस होते हैं वो ज्यादा शार्प होते हैं। तो ज्यादा अच्छे जो चेंजेस हैं आपको वो कहाँ मिलेंगे, किसी भी इकोसिस्टम की बाउंड्री में मिलेंगे। तो इसलिए जब हम पेड़ सेलेक्ट करते हैं तो हम इकोसिस्टम की जो आउटर बाउंड्री है वहां से पेड़ों को सिलेक्ट करते हैं। सेंटर के जो पेड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन समझ में नहीं आती। तो इस तरीके से आपको जब भी पेड़ सेलेक्ट करना है तो आप किसी भी इकोसिस्टम के जो आउटर मार्जिन के जो पेड़ हैं उनको सेलेक्ट करिएगा, तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। अब इसकी एक लिमिटेशन ये है कि अगर पेड़ आपको पुराने मिलेंगे तभी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि सबसे पुराना पेड़ जो है वो हमारी पृथ्वी में कितना पुराना है। तो जो सबसे पुराना पेड़ है वो 5000 साल पुराना है। हालांकि वो पेड़ जो कट गए हैं लेकिन जिनकी जड़ वगैरह है या तने अभी भी बचे हैं, उनको भी आप कोर करके उनसे आप सैंपल निकाल सकते हैं और आप स्टडी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई दसियों हजार साल के आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो लिविंग ट्रीज हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा बेहतर होते हैं। सबसे पुराना जो लिविंग ट्री हमारे अर्थ में है, इनफैक्ट था, उसे हम ग्रेट बाइसन ब्रिस्टल कोन पाइन कहते हैं। तो ये जो आपका जो पाइन की एक प्रजाति है जो अमेरिका में नवेदा डेजर्ट है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है। ये देखिए, ये उसकी एक्चुअली तस्वीर है। ये जो पेड़ था ये करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना था। फिर 1964 में इसे काट दिया गया। एक जोग्राफर थे डोनाल्ड रस कैरी। तो डोनाल्ड रस कैरी साहब ने क्या किया कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मांगा कि इस पेड़ को काट के फिर वो इसकी स्टडी करें, डेंड्रोक्रोलॉजी और दूसरी स्टडीज जो है वो करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो परमिशन दे दी, तो उन्होंने इस पेड़ को काट के स्टडी की और इसके सैंपल्स को बाकी जो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच के लोग थे उन्होंने भी इसकी स्टडी की। हालांकि बाद में उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस बात के लिए कि मतलब इसकी स्टडी करने के लिए पेड़ को काटे जाने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल अब उसके अलावा जो सबसे जो पुराना जो पेड़ है
मैथ्यूसला वो हमारा करीब 4850 साल पुराना एक पेड़ है जो अभी भी है, जो बेसिकली जो अगेन सेम प्रजाति है, एक ग्रेट बाइसन ब्रिस्टल कोन पाइन की ही है, और ये व्हाइट माउंटेन्स है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, वहां पे ये जो पेड़ है वो पाया जाता है। ये देखिए ये जो पेड़ है वो है, तो ये जो पेड़ है ये अभी भी है, और ये अब हमारी पृथ्वी का सबसे पुराना जो पेड़ है वो इसे माना जाता है। तो इस तरीके से लगभग 5000 साल पुराने पेड़ जो हैं वो आज पृथ्वी में क्या है, अवेलेबल हैं, और इन 5000 साल पुराने जो पेड़ हैं इनकी जो स्टडी है, इनके जो ट्रीलिंग्स हैं उनके हम स्टडी कर सकते हैं, और जो 5000 साल का क्लाइमेट है उसे आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फ्लोटिंग सीक्वेंस है वो करीब 12-13 हजार साल का है, जिसे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ फॉसिल्स मिल गए पेड़ के, तो इन फॉसिल्स की स्टडी करके भी आप, अगर आप एज डिटरमाइन कर पाए कार्बन डेटिंग से या थर्मोल्यूमिनेसेंस से या दूसरे मेथड से, तो उसकी अगर आप डेट डिटरमाइन कर पाए तो आप उस समय में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है उनके रिंग से उसका अंदाजा क्या हो सकता है, लगाया जा सकता है। अब जो आपकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी है ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, और बहुत सारी जो दूसरी साइंसेज हैं वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी की एक फील्ड है जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पास्ट क्लाइमेट को रिबिल्ड करने के लिए आप ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जो पास्ट क्लाइमेट है उसको समझने के लिए जब आप ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। उसके अलावा डेंड्रो इकोलॉजी है। डेंड्रो इकोलॉजी यानी अर्थ के इकोसिस्टम को जब समझने के लिए आप ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रो इकोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी। डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है कि जो भी अर्थ सरफेस प्रोसेसेस हैं, उन अर्थ सरफेस प्रोसेसेस को समझने के लिए आप जब ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। बहुत सारी जो अर्थ सरफेस प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका जो रेट ऑफ एरोजन है, या जो सॉइल फॉर्मेशन है, या जो रॉक में जो चेंजेस आ रहे हैं, या स्लोप में जो चेंजेस आ रहे हैं, या बहुत सारे आपके जो मास बास्टिंग हो रही है उसको समझने के लिए आप डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इसके लिए हम करेंगे ट्री रिंग्स का इस्तेमाल तो उसे हम क्या कहेंगे, डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे। इसको जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, इनकी स्टडी के लिए भी हम ये जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेंडो जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे। उसके अलावा डेंडो ग्लेशियोलॉजी है। जब ग्लेशियर्स की स्टडी करने के लिए, पास्ट और प्रेजेंट ग्लेशियर्स जो हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम इन ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डेंडो ग्लेशियोलॉजी उसे कहा जाता है। उसके अलावा आपका डेंडो हाइड्रोलॉजी है। जब आप रिवर फ्लो, सरफेस रन ऑफ या लेक लेवल्स को समझने के लिए ट्री रिंग्स का इस्तेमाल करें तो उसे डेंडो हाइड्रोलॉजी कहेंगे। जैसे हम वेटलैंड्स पे काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई तालाब है, वेटलैंड है जिसमें एक पेड़ लगा हुआ है, तो अगर आप उसके कोर को आप निकाल लें तो आप ये बता सकते हैं कि वेटलैंड में वाटर लेवल किस तरीके से चेंज हो रहा है। वो कौन कौन सा साल था जब वेटलैंड पूरा सूख गया था, या वो कौन सा समय था जो वेटलैंड में पानी बहुत क्या था, भरा हुआ था। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डेंडो हाइड्रोलॉजी के द्वारा मिल सकती है कि जो वेटलैंड्स है उसमें चेंज कैसे हो रहा है, या रिवर के अगल बगल जो पेड़ हैं वो बता सकते हैं कि रिवर का फ्लो किस तरीके से समय के साथ चेंज हो रहा है, या सरफेस रन ऑफ जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी आप डेंडो हाइड्रोलॉजी से उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं डेंडो प्रायोक्रोनोलॉजी। तो डेंडो पायरोक्रोनोलॉजी में होता क्या है कि हम वाइल्ड फायर जो है, फॉरेस्ट फायर है, उसकी स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट फायर जैसे कि आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बहुत सारे फॉरेस्ट फायर से। उत्तराखंड में खासकर लंबे समय तक फॉरेस्ट फायर होता रहा। यूएस में फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन बहुत खराब थी। ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर बहुत ज्यादा प्रभावित था किससे, फॉरेस्ट फायर से। जैसे जैसे हम मान रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फॉरेस्ट फायर के जो केसेज हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट फायर के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये जो फॉरेस्ट फायर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो फॉरेस्ट फायर की जो आपके जो साइंस है, जैसे ये जो स्कार्स हैं फॉरेस्ट फायर के, ये आपको ट्री रिंग्स में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इन स्कार्स की आप स्टडी कर सकते हैं। आप कोई भी पुराना पेड़ सेलेक्ट कर लीजिए और आप उन स्कार्स को गिन लीजिए। उस स्कार्स को गिनने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट में कितनी बार इस जंगल में फॉरेस्ट फायर के केसेस हुए हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में फॉरेस्ट फायर की संभावना कितनी है, या आपको ये भी पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट फायर जो है उनकी घटनाएं समय के साथ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। आप क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेंडोक्रायोकोर्नोलॉजी में आप फॉरेस्ट फायर की जो है या वाइल्ड फायर जो है उसकी स्टडी करते हैं, किसके द्वारा, ट्री रिंग्स के द्वारा। तो ये था आज का आपका टॉपिक डेंडोक्रोनोलॉजी। अब अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं।